ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अब देख रहे हैं आज का मुद्दा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सुरेश यादव जी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से आईपी सिंह जी भी मौजूद हैं। आईपी सिंह जी स्वागत है आपका। शिकायत है देर से आए आज आप आपसे भी सुरेश सर, आप भी देर से आए। दोनों लोगों से इस शिकायत के साथ कि देर से आए। आईपी सिंह जी, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है या अपना अस्तित्व बचाना है? नहीं, आपसे सॉरी, सुरेश यादव जी, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है या अपना अस्तित्व बचाना है? देखिए, अस्तित्व, समाजवादियों का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं रहा। कट कट के आ रही है। समाजवादियों का अस्तित्व कभी भी खतरे में नहीं रहा। समाजवादी देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। अस्तित्व बनने और बिगड़ने के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए कभी काम नहीं करते हैं। हालात जो आप बता रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसमें ये सांप्रदायिक शक्तियों से ही निपटने का, देश को जो इस स्थिति में ले जा रहे हैं कि भाई भाई का नहीं हो रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे अपमान करने के लिए कि देश तुम्हारा है, हमारा है। और देश जिन लोगों का है, जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उनसे जब कहा जाए देश तुम्हारा नहीं है, तो वो हालात अब इस समय पैदा हो गए हैं जो सरकार चल रही है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब लोग एक हो रहे हैं। और वो ये कोई दूसरे नहीं हैं, सब एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं और एक ही बात करने वाले हैं। समाजवादी साथी जितने भी देश भर में हैं, जो भी हमारे साथ पहले रहे हैं, अब आ रहे हैं, आगे होंगे, सबका मन एक है, सबकी लाइन एक है। अरे मन कहाँ एक है सर? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आपकी मन एक है? 1994 से 2013 तक नीतीश जी भाजपा के साथ खड़े थे। आप भी भाजपा का समर्थन लेकर सरकार बना चुके हैं। नहीं, आप लोगों को पता नहीं कब वो सांप्रदायिक पार्टी लग जाती है, कब आपको वो देश हित वाली पार्टी लग जाती है। एक बार बताइए, कब भाजपा के लिए समर्थन बनाए हैं? जब मायावती जी की सरकार गई थी, जिस वक्त वो हादसा हुआ था मायावती जी के साथ, आपकी सरकार कैसे बनी थी सर, बता दीजिए लोगों को। नहीं, हादसा हुआ था, वो एक मारपीट वाली घटना हो गई थी। तो वो हमारी सरकार, तब कहाँ हमारी सरकार चली गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार को हटा दिया था। तो वो सरकार बनी किसके समर्थन से थी, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। कौन, किसकी? जो मायावती सरकार गिरी थी भाई, जो हमारी सरकार गिर गई। हाँ, कैसे वो सरकार थी किसके समर्थन से, वही तो बताइए ना। कहाँ बीजेपी के समर्थन से थी? किसके समर्थन? मायावती साथ थी, मायावती के समर्थन से थी। हाँ। आप कहीं वो दूसरी तरफ ले जा रहे, वो घटना आपको ठीक से नहीं याद आ रही। वो जो आप कहना चाहते हैं वो कहीं और है। लेकिन ये बीजेपी के समर्थन से आपकी सरकार, बीजेपी के समर्थन से समाजवादियों ने सरकार नहीं बनाई। आप बताइए कब बनाई? क्या शैलेंद्र जी? नहीं, वो एक घटनाक्रम हुआ था, ये आप कह सकते हैं कि कुछ को तोड़ा गया, कुछ बाहर से समर्थन लिया गया, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये बात सामने आई नहीं। सरकार कुछ समय के लिए चली, लेकिन वो किस आधार पर चली, वो तो सभी लोग समझते थे कि किस तरीके से किया। देखिए, और इसीलिए हमने भी अपनी बात शुरू की थी कि कम से कम लालू यादव जी और मुलायम सिंह जी इन सांप्रदायिक शक्तियों से थोड़ा दूर रहे। गलती जो हुई वो नीतीश कुमार से खुलेआम हुई और कई वर्षों तक हुई, ये बात सामने उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो इस आरोप से बचती है समाजवादी पार्टी, लेकिन जो वो घटनाक्रम हुआ तो उसको दोहराना ठीक नहीं। उसके साथ में खत्म हो चुका है, क्या हुआ, कहां से टूटा, क्या हुआ। भाजपा ने विधानसभा में वॉकआउट नहीं किया होता तो आपकी सरकार तो बचती ही नहीं सर। तो भाजपा ने सरकार बचाने का रास्ता आपको समाजवादी पार्टी और बसपा की विधायकों ने वॉकआउट कर दिया, बीजेपी विधायकों ने। एक बताइए, हमने भाई हमारी सरकार को तो भारतीय जनता पार्टी ने गिराया और बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाया। 6 महीने का सौदा हुआ, वो सब अब सौदा में न जाइए तो 6 महीने क्या, 3 महीने का भी सौदा कर लेंगे करना, वो तो देश का सौदा करने के लिए, वो नहीं मसला है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, और घटे स्तर पर विधानसभा चुनाव में आपका मुकाबला बीजेपी से होता दिख रहा है फिलहाल। कल को क्या होगा नहीं जानते, चूंकि मायावती का भी अपना वोट बैंक है बीएसपी का, और उसमें गोलबंदी बड़ी तेजी से हो रही है। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला आपका दिख रहा है वो भाजपा से दिख रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, अब भाजपा से लड़ेंगे कैसे? भाजपा से लड़ेंगे कैसे? ये तभी संभव है जब आप केंद्र सरकार की 50 कमजोरियां गिना सकें, और ये तभी संभव है जब आप लोकसभा में केंद्र सरकार को घेर सकें। 5 सांसदों के जरिए तो संभव है नहीं। तो मतलब साहब एक पूरी गोलबंदी हो रही है, लोकसभा में घेरे और विधानसभा लड़े। आशीष जी, कभी भी ये पार्लियामेंट की संख्या के आधार पर वहां तो जीत हार होती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन संख्या के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हम गोलबंदी कैसे करेंगे। जनता जिसके साथ होती है, जनता का रसूख जिसके साथ होता है, वही गोलबंदी कर पाता है। पार्लियामेंट में कितने भी लोग बने रहे और जहाँ विधानसभाएं चलती है, विधानसभाएं चाहे कुछ बनी रहे, लेकिन अगर जनता आपके साथ खड़ी हो गई है तो फिर इस लिहाज से तो तस्वीर बहुत साफ है कि विधानसभा चुनाव में जनता आपके साथ थी, लोकसभा चुनाव में आपका साथ छोड़ दिया जनता ने। तो ये तो लोकतंत्र है।
तो ये तो बड़ी साफ है ना। तो नहीं। मुकाबला तो कल को होना है ना, इतिहास भूल जाइए ना। तो कल को होना है, आप तो कल की तैयारी में लगे हैं ना। देखिए जो हालात अब बन रहे हैं, हाँ। पूरे देश ने जो ये हालात बनने जा रहे हैं, नया स्वरूप आप देख रहे हैं, इस स्वरूप के बनने से अब हमारे आगे आने वाले समय में कोई मुकाबले में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई मुकाबले में नहीं रहेगा। अच्छा सर। प्रदीप जी, मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है, और अब लालू प्रसाद यादव जी के समधी के वो चाचा हो गए ना, समधी के चाचा हो गए, तो भाई थोड़ा रिश्ता बड़ा हो गया, तो वहां कोई मुकाबला है नहीं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुद को किनारे कर ही लिया, वो भी उस रेस में अब नहीं है। देवेगौड़ा ने भी किनारा कर लिया, हालांकि उनके पास विधायकों की संख्या अच्छी है, फिर भी उन्होंने किनारा कर लिया कि चलो भैया अध्यक्ष की रेस में हम भी नहीं है, जो नई पार्टी बनाना। नेताजी के नाम पर लगभग सहमति है। शरद यादव जी और नीतीश जी क्या करेंगे? ये आपको शायद जानकारी न हो, ये जो कुनबा एक हो रहा है, इसमें शरद जी ने ही सबसे पहले पहल की। करेंगे क्या उसके बाद? और लालू को, नीतीश जी को एक साथ लाए। इसके बाद मुलायम सिंह जी से बात की और वामपंथियों से बात, मतलब सारा काम शरद यादव की भूमिका बाबू जयप्रकाश नारायण की इस समय है। और नीतीश जी तो सर्वमान्य नेता हैं, फिर वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। दल में क्या भूमिका होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप कहाँ कहाँ घुमा लेगा जयप्रकाश? नहीं, दल में तो दो सर्वमान्य नेता हैं, दोनों सब लोग राजी हैं, जनता परिवार एक हो रहा, कहीं नहीं, आपको मुलायम लग रहा सिंह है? यादव जी अध्यक्ष तो होंगे, इस पर लगभग सहमति है। वो हम लोग एक शरद परिवार, जी क्या होंगे? हम लोग, हम पद के लिए लड़ाई नहीं है। ये देश सबसे बड़ा सांप्रदायिक तत्वों से घिर गया है, सबसे खतरनाक। तो समझ में नहीं आ रहा कि 1994 से 2013 तक आप जिसके साथ खड़े रहे, इससे खराब प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। इससे खराब प्रधानमंत्री कतई नहीं देखा, इससे खराब प्रधानमंत्री। भाई आप पूरी देश में आज क्या स्थिति पैदा हो रही है? दंगे हुए तो सरकार में। अरे आज क्या कह रही है ये आपकी जो मंत्री है राम जादे, और ये बोली भाषा है। देखिए गुजरात की आप बात कर रहे हैं, जेडीयू नहीं गुजरात के गठबंधन के गणित को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप गुजरात पूरा जो गठबंधन का गणित है, हम बता दे रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं कि जब गुजरात में दंगे हो रहे थे तो जेडीयू साथ में थी, जेडीयू कभी साथ में नहीं रही। साथ में नीतीश कुमार मंत्री रहे, नेता वो सुनिए, नीतीश कुमार मंत्री रहे, मंत्री और संयोजक और सब कुछ रहे जेडीयू के लोग। लेकिन वो गुजरात के दंगों का खुलेआम अगर उसी पार्टी में रह करके लोकतंत्र का असली तकाजा इन्होंने सिद्ध किया, उसी पार्टी में रह करके, उसी गठबंधन में रह करके, और गुजरात के दंगों का नीतीश जी ने, माननीय शरद जी ने, दोनों लोगों ने तगड़े से उससे विरोध किया, जिसको लोकतंत्र में सही माने में कहा जा सकता है। आप जहां रहे सही बात पहले तो मैं उस दौर को याद दिला दूं, दंगों के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। इस दौर को याद कीजिए। देखिए सर, ऐसे मत भरमाइए लोगों को। राजनीतिक बहस करने बैठे, हम राजनीतिक चर्चा करने बैठे हैं, इस तरह की बातें ना होनी चाहिए। दंगों के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि नरेंद्र मोदी का कद बड़ा है और उन्हें तो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होना चाहिए था। यह किस किस्म का विरोध है हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर समाजवादी अंदाज का यह विरोध है, समाजवादी लोग जाने। अच्छा चलिए, अगर ये आपने एक बात बता दी सर, छोड़िए, अपने उत्तर पूरा होने दीजिए। आपने एक प्रकरण तो बता दिया, दूसरा प्रकरण भी आप बता देते कि खाने में बुलाया और वो कहा मैं खुद से नहीं शामिल हूँ, अपने यहाँ नहीं बुलाऊं। बिहार में कब? बिहार में कितने साल बाद? अरे भाई कितने बात, मैं दंगों के तुरंत बाद की नहीं जख्म हो ना, दवाई तब लगाई जाती है, मरहम की जरूरत तब होती है। अच्छा बताइए, व्यक्ति वही है। अगर आप कभी किसी बात किसी को सही, लेकिन जब एनडीए में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की तादाद बढ़ी और नीतीश कुमार को यह भ्रम हो गया कि एक दावेदार वो भी हैं, तो मोदी की मुखालिफत के लिए खुलकर तैयार हो गए। यही सच्चाई है ना। और गांधी मैदान में जब सम्मेलन हुआ, और नरेंद्र मोदी को बुला लिया गया, तो आगे की थाल खींच ली बीजेपी की। ये भी लोग जानते हैं। यही सच्चाई है सर, सच्चाई है ना। खैर छोड़ दीजिए, अब हो गई बात, खुल गई है। सच्चाई अपनी जगह है। हाँ, सच्चाई तो लोग जानना चाहते हैं। देखिए, अब आप लोग ज्यादा अंदर का जवाब जानते हैं, वो समझ सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बाहरी धरातल दिखाई पड़ता है, उसमें नीतीश जी और शरद जी का चेहरा पाक साफ रहा है सर। इसमें उस समय जिस समय आप भोज वापस लेने की बात कर रहे हैं, उस समय नीतीश जी को भी लगता था कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं,
मुलायम सिंह यादव जी को भी लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और जैसे ही नीतीश ने देखा कि अरे ये तो मोदी के नाम का ऐलान हो गया, तो नीतीश जी खफा हो अरे गए। भाई, तो राजनीति में कोई शर्त मतलब तो है यही है नहीं, ना। राजनीति में कोई हाँ, शर्त तो है नहीं। तो छोड़िए ना अगर सर, इसीलिए तो प्रधानमंत्री कह रहे बनना चाहते हैं तो कि क्या गलत बहुत बात है? नैतिक बहस हम करने कहाँ बैठे हैं राजनीतिक। जब तमाम घटक दल आईपी सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऑडियो नहीं मिल पा रहा था। असित जी नमस्कार, अब आपकी आवाज आ रही है। सर सत्ता में इतनी मजबूती के साथ बैठे हैं तो आम आदमी की आवाज आपको मिलेगी कैसे सर? ये तो मुश्किल है ही भारतीय लोकतंत्र में। खैर, जो भी आप सुन पा रहे हो आम आदमी की बात, हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि आज ये जो दिल्ली में बैठे इसमें लोकतंत्र से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपके चैनल से जो ऑडियो आ रहा है कानपुर से, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। सर मेरी बात इसे राजनीति और लोकतंत्र से असित जी मत जोड़िए। नहीं, लोकतंत्र से जोड़ेंगे नहीं तो फिर लोकतांत्रिक बहस होगी नहीं ना, और राज सत्ता वैसे भी आम आदमी की बात सुनती का। सर सवाल ये है कि आज जो नेताजी के यहाँ बैठक हुई दिल्ली में, और जिस गोलबंदी की अब चर्चा हुई, समाजवादी जनता दल संभवतः उसका नाम होगा, और लगभग इस बात की सहमति है कि पांचों दल अब एक हो जाएंगे, एक नया दल बनेगा मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में। आपको क्या लग रहा है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की कोशिश हो रही है जो इनका कहना है, या अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ये जो कवायद प्रारंभ हुई है, इसके जड़ में जाने की जरूरत है असित जी। 1971 का वो लगभग 4 से 5 दशक पुरानी बात हो जाती है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से सत्ता में काबिज होती हैं। लेकिन आपातकाल जब 1974 में लगता है और देश के तमाम ये जन मोर्चा और संयुक्त मोर्चा, प्रगतिशील मोर्चा, जो क्रमशः 89 से 91, 91 से 96 या फिर 2008 में प्रगतिशील गठबंधन बनता है, ये सारे के सारे नेता उस आपातकाल में जेल जाते हैं, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी का विरोध हो रहा था, आपातकाल का विरोध हो रहा था। इसलिए ये जो कवायद चल रही है, कहीं न कहीं एक अवसर चाहिए था इन लोगों को, क्योंकि नीतीश कुमार के पास कोई, शरद यादव के पास दिल्ली में कोई फोरम नहीं था। हाँ। जेडीएस के पास कोई फोरम नहीं था। हाँ। श्री मुलायम सिंह जी दिल्ली में थे तो राज्यसभा तक सीमित थे, या एक 5 सीटर गाड़ी में बैठ के परिवार जाके संसद में कहीं एक कोने बैठ सकता था। इतनी आवाज थी, इसलिए कहीं न कहीं ये लगा कि एक मोर्चा दिल्ली में बनाया जाए, और स्वाभाविक रूप से जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, आज भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। आप बनाइए, आप संघर्ष करिए, आप जनता की बातों को उठाइए। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस भ्रष्टाचार की बात कर रही है, आज डॉक्टर शिवाकांत ओझा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बात, चेक डैम्स बनाने में 2 जिलों में जौनपुर प्रतापगढ़ की बात, आज उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को। सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये फोरम बनेगा, ये फोरम कहां तक जवाब देगा, इसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी? और एक बात असित जी मैं और कहना चाहता हूं, आपको होगा कि एक गोपालन जो भवन था, जहां सुरजीत और ज्योति बसु बाबू, हरकिशन सिंह सुरजीत राजनीति किया करते थे और मीडिया का केंद्र हुआ करता था। और 2004 में याद होगा कि वो वाम मोर्चा को भी याद करना बड़ा उपयुक्त होगा इस वक्त, क्योंकि वाम मोर्चा एक ऐसी वॉइस है जहां ये भी वर्धन सीपीआई के आज भी कोशिश करते हैं कहीं न कहीं कोई फोरम बने, उस फोरम के माध्यम से। लेकिन याद होगा कि आज एक गोपालन भवन जो है एक भूतहा इमारत में तब्दील हो गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो प्रयास चल रहा है, ये प्रयास इसलिए चल रहा है कि कांग्रेस मिनिमम पर सिमट गई है। कांग्रेस मुक्त भारत की जो शुरुआत हुई है, तो ये जो चौथा 5वां मोर्चा गठित होने जा रहा है, उसको लगता है कि कहीं हम इसको क्या कांग्रेस का स्थान हम ले सकते हैं क्या। अब दूसरा, मैं शैलेंद्र दीक्षित जी को कह रहा हूं, जिस सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे कि सांप्रदायिक और वहां कत्लेआम गुजरात में हुआ, श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और सरदारों का सारेआम कत्लेआम हुआ, तो क्या कांग्रेस सो रही थी क्या? सवाल है कि एक अंगुली अगर आप हमारी तरफ उठाते हैं तो 4 अंगुलियां कांग्रेस को और जवाब देती है। सर तो ये सारी बातें और ये जो कवायद है, इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि ये बहुत दिनों नहीं चल सकती। हर मामले में इतिहास जोड़ते हैं। शैलेंद्र दीक्षित जी,
हालांकि ये पुष्टि नहीं है, लेकिन एक खबर ये बीच में आई कि आपके पार्टी के एक बड़े नेता हैं जगदीश टाइटलर और शरद यादव जी की एक छोटी सी मुलाकात हुई, और छोटी सी मुलाकात में थोड़ी बहुत बातचीत हुई और पता चला कि उसके बाद शरद यादव जी इस मुहिम में जुट गए कि कैसे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक मंच पर लाया जाए। माफ कीजिएगा। और जैसे इसमें उनको सफलता मिली, वो जनता परिवार को एक करने में जुट गए। आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी क्या? नहीं, देखिए टाइटलर साहब का एजेंडा क्या हो सकता है देखिए- अगर ऐसा होगा तो? देखिए, कांग्रेस का ये इतिहास रहा है और अतीत भी रहा है कि अगर कोई सरकार बनाने में हमने मदद भी की है देश की, कई प्रांतों में की है, कि अगर कोई देश को लेकर के सरकारों को गिराने का नहीं, रिकॉर्ड भी बड़ा हाँ, तगड़ा अगर रहा है। नहीं, अगर कोई देश के हित में काम करना चाहता है और तो हम कांग्रेस के लोग उन धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ खड़े होना चाहते हैं। हमारे मित्र आईपी सिंह कह रहे थे कि इसकी गहराई में जाना चाहिए, मैं उसी गहराई में जा रहा हूँ कि ये प्रयास क्यों शुरू हुए और जो सरकार अभी 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, इतनी जल्दी क्या थी कि सारे लोग एकजुट होने लगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है आईपी सिंह जी, कि जो सरकार, मोदी सरकार इस देश में बड़े बड़े वायदे करके आई थी, चाहे वो काले धन का वायदा हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा का हो कि 2 सर के बदले 100 सर लाएंगे, चाहे इस देश में अच्छे गवर्नेंस की बात करके आई थी, वो सारे के सारे वादे आपके धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है। जोड़ लीजिए, एक रिकॉर्ड जो सामने आया वो ये आया है कि भ्रष्टाचार के मामले में हम मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपकी बात सुनेंगे। 94वें पोजीशन पर थे, हाँ, अब वो हम 81वें पोजीशन पर आ गए। देखिए आईपी सिंह भ्रष्टाचार जी, के मामले में ये बड़ी बदनामी हो रही सारे है। मुद्दों पर आप नाकाम साबित हो 94 थे रहे ना, हैं। अब 81 हो गए। और मैं अपनी बात कहता हूं कि आपका ग्राफ गिर रहा है, भारतीय जनता पार्टी ढलान पे है, क्योंकि जो 2014 में 42, 45, 48% वोट से जीत करके आई थी, वो पार्टी आज 30, 32, 34% पर सिमट गई है। तो लगता है लोगों का कि ये पार्टी 6 महीने में इतना नीचे आ सकती है, तो आने वाले समय में इसका पतन निश्चित होने वाला है। और 5-6% वोट अगर आपका कम होता है छोड़िए ना, इस और हमारे गठबंधन के पास बारे में आता है, बताइए। नहीं हमारे पास आता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जमीन पर खड़ी दिखाई देगी। सर। और इस परिस्थिति को किस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, इसके लिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का विकल्प जनता ढूंढेगी देश के अंदर, तो ये सारे दल इस बात में प्रयास कर रहे हैं कि हमको वहां पर चुना जाए। तो ये बात तो तय हो गई देश के सामने कि आप झूठे वादे करके गए थे, आपका चेहरा बेनकाब हो गया और लोग विकल्प की तरफ सोचने लगे, जनता सोचने लगी। तो आज लीडर अपनी एकजुटता सोच रहे हैं आपके खिलाफ लड़ने के लिए, तो इसमें गलत क्या है? आप राजीव गांधी जी का मान लिया कि विकल्प नहीं है, विकल्प की तलाश में है जनता। और जब आप नीचे जा रहे हैं तो हम तो आपसे ऊपर खुद ही खड़े हैं। देश में जब कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की जरूरत पड़ी, कांग्रेस लड़ी है, कांग्रेस आगे निकली है। आप राजीव गांधी का उदाहरण दे रही, जिसकी माँ को मारा गया हो, उसका 100 उठाना हो, उसका अंतिम संस्कार न हुआ हो, उसने वो आंसू भरी और खून की चादर ओढ़ करके देश के सामने कहा कि मेरी माँ के लिए शांति रखिए। उसने अपने आंसू को रोक करके देश से अपील की कि मेरी माँ की हत्या हुई है, हमारे साथ खड़े हुए, देश में हिंसा मत फैलाइए। आप तो दंगा कराते हैं, उसका प्रचार कराते हैं, उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि पोलराइजेशन हो जाए। जब जब देश में खून बहता है सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर, आपका कमल का फूल खिलता है, ये आरोप आप पर है। दुनिया आप पर आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुस्तान की सांप्रदायिक पार्टी है। तो राजीव गांधी से आप मोदी की क्या बराबरी कर सकते हैं? किस बात की चर्चा करने बैठे और नहीं, उन्होंने आरोप लगाया ना कि राजीव गांधी ने कहा, राजीव गांधी तो अपनी माँ की हत्या के बाद 100 को घर में छोड़ करके गली गली निकले थे अपने आंसू रोक करके कि देश के लिए एक हो जाइए, ये मत करिए। मोदी जी की तरह श्रेय नहीं ले रहे थे। सर सुरेश यादव जी, देखिए, अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने कहा अपनी बात में कि 5 लोग समाजवादी पार्टी की 5 लोग एक गाड़ी में बैठे ना। अब मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। 5 लोग गाड़ी में बैठ के वहां पहुंच जाते हैं। भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, भ्रष्टाचार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की जितनी है वो किसी छुपी नहीं है। ऐसे ही 6 महीने में जो कुछ पोल खुल गई वो आप लोग जान रहे हैं। तो रिकॉर्ड सामने आ गया, आ रहा भी और आएगा। ये जो 5 लोग, जो 5 लोगों की बात नहीं, 5 लोग बता रहे हैं, तो इनको ये नहीं पता है कि ये हम तो 5 हैं, ये 2 ही थे। ये 2 से ये 2 थे, उस 2 से आज यहाँ पहुंच गए हैं झूठ फरेब करके। हम तो 5 थे। तो इनको ये नहीं भूलना चाहिए और इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। जनता 2 से यहाँ तक पहुंचा सकती है जहाँ पहुंचे हो, और 5 से इससे ऊपर पहुंचा सकती। जनता सब अब शांत रहिए ना,
अब शांत रहिए, बात सुनिए, मैंने बीच में बोलता हूं, शांत रहिए। रही बात आज जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, देखिए जब भी कोई अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, जब कोई अन्याय और अत्याचार बढ़ता आप लोग है एकजुट हो जाते हैं तब लोग इकट्ठे होते हैं। 1-1.5 साल के लिए। नहीं, एक देखिए समाजवादियों फिर ये उनकी सरकार, वो उनकी सरकार अब गिरा गिरा के निकल देखिए जाते हैं। समाजवादी, ये तो डॉक्टर लोहिया ने अपनी सरकार को पहली सरकार को कहा था ये सरकार काम नहीं कर रही, गिरा दिया था। तो ये तो समाजवादी वो लोग हैं अपने घर में बैठ करके अपनी आलोचना खुद ही करते हैं। तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि अपनी आलोचना स्वयं व्यक्त करे कि आप ठीक नहीं है। हम देखिए, हम लोगों को जो दांत दिखाई पड़ रहे हैं वो भी सही है। हाथी के दांत खाने का और दिखाने का अलग अलग, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की है, अंदर खाकी नेकर ऊपर से धोती, तो ये धोती वाला अलग काम करते हैं, नेकर वाला अलग काम करते हैं। समाजवादियों का जो अंदर है वही बाहर है, वही सामने है। गलत बात होती तो आपस में बैठ के वहां भी कहते हैं, पब्लिक फोरम पे भी कहते हैं, जनता के बीच में कहते हैं। अगर उनका कोई साथी गड़बड़ है और कभी बात बनती है तो बात बिगड़ भी जाती है कि हम एक मत नहीं हो रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए लेकिन चाहे अलग हो जाए, चाहे साथ रहे, लेकिन बात अपने अपने सिद्धांत की समाजवादी हर जगह करता है। समाजवादियों पर ऐसा कोई चार्ज नहीं है जो बात नहीं करेंगे। नहीं, याद है, बिल्कुल चौधरी देवीलाल के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो सरकार गिरी। और उसके बाद कैसे कैसे आप लोगों की राजनीति आगे बढ़ी, ये लोग जानते हैं। अब चलो पुरानी घटना आपको वो भी याद हो तो चौधरी देवीलाल जब खुद ही गए थे गवर्नर हाउस, जीडी तपासे वहाँ गवर्नर थे, तो वहाँ क्या जो हालात थी, बहुमत पूरा चौधरी देवीलाल के साथ और सरकार नहीं बनाई गई थी। तो जब देखिए वही हालात उत्तर प्रदेश, नहीं वही हालात उत्तर प्रदेश में जब अन्याय और अत्याचार होगा, ये गवर्नर के माध्यम से अन्याय अत्याचार करना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी कैसे प्रधानमंत्री लोगों ने देखा है, तो इसलिए बने वो छोड़ दीजिए कि सिद्धांतों और समाजवाद की चर्चा मत कीजिए। हम आपके पास साहब को भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। प्रदीप यादव जी नहीं, उनको नहीं बनाया, कांग्रेस के समर्थन सरकार। हाँ, तो कांग्रेस समर्थन हम लोगों ने कई बार सरकार बनाई। तो हम लोग जो जिस नीति पर हैं, जिस मुद्दे पर हैं, नीति और मुद्दों के सिद्धांत पर कांग्रेस हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और कांग्रेस हमारे साथ रहती है। हम भी कांग्रेस प्रदीप यादव जी, पिछले 10 साल हमने यूपीए सरकार चलवाई। क्या जो आप लोग ये नई कवायद कर रहे हैं कांग्रेस के इशारे पर हो रही है? नहीं, आपने जो कहा कि शरद यादव जगदीश टाइटलर से बात करने गए थे, नहीं गए नहीं थे, एक मुलाकात हो गई थी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मुलाकात चलिए मुलाकात, कुछ बातचीत वो केवल इतनी बात थी, हमारी जानकारी में भी है, वो इतनी थी कि बिहार और झारखंड, बिहार में चुनाव होना था तो वहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन होना था, तो वो गठबंधन हुआ और हम चुनाव लड़े और हम भाजपा को सारी सीटों पर हमने हरा दिया। 8 की 8 सीट थी, उनसे सब छीन ली। तो ये था वो कोई ये नहीं था कि हम उनसे पूछ के शरद जी आप समाजवादियों में क्या हुआ, वीपी सिंह की सरकार अपनी वजह से आप लोगों ने गिरा ली। आपकी जो पहली ही सरकार बनी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कौन कौन लोग बिखर गए, आप लोगों ने अपनी वजह से गिरा ली, खुद बिखर गए। फिर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, वीपी सिंह की सरकार भाजपा ने गिराई। नहीं, चंद्रशेखर जी की क्या भूमिका थी, उनके पूरे कुनबे की क्या भूमिका थी उस वक्त? पूरे मंडल कुनबे नहीं, चंद्रशेखर जी की क्या भूमिका थी उस वक्त? चंद्रशेखर जी की सरकार गिराने में किसकी भूमिका थी? आप लोग जरा चंद्रशेखर जी की सरकार गिराने में भूमिका जिन्होंने बनाया उनकी थी। भाजपा कहाँ थी इसमें? सर भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप समाजवादियों की बात कर रहा हूँ। चंद्रशेखर जी की सरकार, आप समाजवादी खुद लड़ते रहे, गिरते रहे, बिखरते रहे। समाजवादियों के सिद्धांत ये रहा है, ये सही है, ये तो मुश्किल है ना। हाँ, हम आपके पास लड़ते झगड़ते तो रहे ही। प्रदीप यादव जी, लेकिन लड़ने झगड़ने वाला अच्छा होता, बेईमान नहीं होता। आप कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार में ये बात हुई थी, बिहार के लिए, लेकिन उसके बाद ही तो यात्रा आगे बढ़ी है। नहीं, ये तो शरद जी का अभियान चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और पूरी तरीके से चल रहा है। जगदीश टाइटलर जी के दिमाग से और नहीं, जगदीश टाइटलर, शरद जी और जगदीश टाइटलर के क्या सानी है भाई? खाटी समाजवादी हैं और आज भी फकीर के रूप में चलते हैं, फकीर के रूप में बात करते हैं शरद यादव जी। हाँ, और उसको कुछ लेना देना नहीं है। खाटी समाजवादी हैं। बताइए, लोहिया के बाद और जाट साहब के बाद तो सरदी जी बचे हैं ना उस पंक्ति में, सबसे बेहतरीन लीडरशिप है उनके पास। क्या बात। तो शरद जी ने 77 में भी जयप्रकाश नारायण जी के कहने पर तब उन्होंने गोलबंदी की थी 77 में, आपको याद होगा। 77 में शरद यादव जी ने गोलबंदी की थी सब मिलकर, और आज फिर मौका एक ऐसा आया, 89 में आया, तब भी शरद जी ने गोलबंदी की, मुलायम सिंह जी गोलबंदी की। आज फिर एक ऐसा अवसर आया है, फिर उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इनको इस मामले में मतलब हासिल है, माहिरता हासिल है। चलन जी
इस मोर्चे का फायदा कांग्रेस कैसे उठाने जा रही है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अगर इनका बिखरा हुआ वोट बैंक इनके पास वापस आता है, जिस तरीके से ये पिछला 2014 का चुनाव था, हम लड़ रहे थे, हमारी सरकार थी, एंटी कमेंसी थी, हम हारे वो चुनाव, लेकिन अगर इनका वोट बैंक बिखर ना जाता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में जनता दल यू नीतीश कुमार जी का, तो शायद हम इतना बुरी तरीके से ना हार रहे होते। अगर इनका वोट इनकी तरफ वापस आएगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और मैं ये कह रहा था, हमारे आईपी सिंह जी भी इससे सहमत हैं। ये आंकड़ा है कि जो 40, 42, 45, 48% का दल था वो 32-33% पर आया है। अगर वो 5-6% नीचे जाएगा, उसमें कुछ परसेंट अगर इनका मोर्चा बन जाता है तो ये ले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए तैयार खड़ी आपको 1 साल के अंदर दिखाई देगी। और मैं यही कह रहा था कि 6 महीने के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी सी एकजुटता, ये बात साबित करती है कि लोग भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तलाशने लगे हैं और कहीं ना कहीं से ये हवा दिख रही है, रोशनी दिख रही है। ये घटना ये बात भी साबित कर रही है सर, नहीं है ये घटना ये बात भी साबित कर रही है कि तमाम इन दलों में इस बात का डर है कि आज से 2.5 साल बाद भी मोदी असर रहेगा। नहीं, मोदी असर 1 खत्म साल हो रहा बाद है। भी मोदी असर इसमें- रहेगा और उसी से लड़ने के लिए आसिफ जी, ये गोलबंदी आसिफ हो जी, रही हमें है। खतरा क्या ये सर, है, सुरेश जी? खतरा ये है कि इनके यहाँ प्रधानमंत्री यही की डर लड़ाई है ना ना होने अंदर लगे। कि 2.5 साल बाद भी मोदी का ये असर लोग है और उस बैठे हैं, असर से हमें लड़ना है। देखिए ऐसा है, हाँ। जिसको आप कह रहे हैं कि डर है, ये डर नहीं है, जो हुआ ये खड़ा कर रहे हैं। सर तो गोलबंद क्यों हो रहे नहीं, हैं? नहीं, तो गोल कह तो रहा हूँ, उसी से लड़ने के लिए अन्याय ना। अत्याचार जब बढ़ता आप है, उसी से लड़ने के लिए ना जब गोलबंद हो रहे अन्याय और हैं। अत्याचार जब बढ़ता है तो कोई जन्म लेता है। अच्छा। और ये जन्म हो रहा है माननीय नेताजी, चलिए। ये इनको ठीक महाभारत से- आप सबने पूरा- देखी होगी, हाँ, उसी में बिल्कुल, से है। बिल्कुल, नहीं, डर बिल्कुल, ये है कि अन्याय और अत्याचार जब आसिफ जी, बढ़ता है, मैं वो वही जन्म कह रहा होता हूं, है। मतलब वो आपको इस जन्म हो बात रहा का है, डर हो है गया है। कि आज से 2.5 साल बाद भी मोदी का असर रहेगा और उससे ऐसे ही देखिए, लड़ना होगा। झूठ बोलने में, फरेब करने में इनसे डर तो हम आसिफ लोग जी, लगता है, हम लोग झूठे और आसिफ फरेबी जी, नहीं है। आईपी जो सिंह जी सपा जी के नेता हैं, हाँ। उनसे पूछ लीजिए असित जी, सर असित जी, सपा के जो नेता हैं उनसे इतना पूछ लीजिए कि ये जो सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव और ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, और आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उसी यूपीए सरकार ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा इनके परिवार श्री मुलायम सिंह के परिवार के ऊपर लगाया। ये बिल्कुल जाति और मजहब के आधार पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, और दोनों दलों के साथ, 2 दल नहीं, ऐसे वंशावली पर तमाम दल देश भर में हैं जो हनुमान चालीसा की तरह सबसे पहले खानदान चालीसा पढ़ते हैं और खानदान की व्याख्या करने के बाद जब ऐसी कोई चर्चा प्रशंसा हुई कर क्या? लेते हैं उसके बाद जो बातें होती है वो उस पर आते हैं। दूसरा, जो ये बहुत सफाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दे रही थी, उनके जड़ में जाके अगर झांक के देखिए तो बार बार जब ये अवसर आया है कि ये मिलें, तो कभी भी 1 साल 2 साल से ज्यादा इनका जो अपॉर्चुनिस्ट मोर्चा बना वो कभी चल नहीं पाया। इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिन 6 महीने की बात दोनों दल दुहाई दे रहे हैं, 3 साल हो गया उत्तर प्रदेश में ढेले भर का काम नहीं हुआ है, 5 काम बैठे हैं यादव जी, जिस यहाँ जो जाति और मजहब की राजनीति करते हैं जिस दल से, उनसे पूछ लीजिए 5 काम बता दें तो नहीं बता पाएंगे। आप 5 काम 10 बताइए वर्षों सर। तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार केंद्र थी। सरकार ने 6 2009 महीने में, सर 1 मिनट, 2009 केंद्र में सरकार ने जब- 6 महीने में ऐसे कौन से काम किए जिसे आप गिनाएंगे? सिर्फ 3 काम, 3 काम बता बताइए। दीजिए आप। कौन से ऐसे काम किए जिसे आप गिना सकते हैं? 3 काम। कुछ नहीं। चलिए, हो गया, इनका कोई काम नहीं गिना पाएंगे। 62,000 रुपए सर, सर, स्वच्छता सुनिए। के लिए सर, वो भारत क्या करें? सरकार ने दिया। सर, एक बार और बोलिए। रेलवे के पुनरुद्धार के लिए हाँ। 6 लाख करोड़ रुपए ऐसी बात कर रहे हैं भाई साहब, वो तमाम सरकारें अपने बजट में देती हैं। चाहे 505 वो तमाम सरकारें बजट में देती हैं। आप 3 कोई काम बताइए सर। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ में 5 वो एम्स भारत तो में बना आ दिए रहा आपने, है। बन गए। रेलवे के आप उद्धार के लिए बुलेट काम प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री जी, गांव बुलेट गांव कितने- में कितने अरब रुपए की चलाने जा गांव रहे हैं? विकसित हो, गांव हिंदुस्तान अरे की क्या रेल हो की नहीं हो हालत बात इतनी की बात जर्जर है। आप सर 1 मिनट, हम भी ट्रेन से सफर सर, 1 करते मिनट, हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। इतनी जर्जर हालत है भारतीय रेल की, और हम प्रदीप देश में जी, यहाँ पर- प्रदीप जी, मैं कह रहा हूं, प्रदीप जी, आपकी सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ रेल हादसे हुए। आपने बजट में जो भी अलॉटमेंट किया हो, जो भी एलोकेशन दिया हो, तमाम सरकारें देती हैं, कुछ आपने नया काम नहीं किया। मैं बस 3 काम पूछ रहा हूं सर। आपने कहा था आप काला धन वापस लाएंगे 100 दिन के भीतर, 100 दिन निकल गए।
आपने नहीं किया। आपने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के माहौल का फायदा उठाया। आज जो आंकड़े सामने आए हैं, तमाम आंकड़े इस बात को साबित कर रहे हैं कि 2013 तक भारत दुनिया में भ्रष्ट देशों की सूची में 94वें स्थान पर था, अब 81वें स्थान पर है। पहली कैबिनेट में भारत सरकार ने किया है। 2011 से कांग्रेस करता रही थी, लगातार सुप्रीम कोर्ट का दबाव था, लेकिन अब सुनिए पहला काम ये हुआ कि सबसे तो, पहले जो सुनो, कमेटी थी उसको वो सारी रिपोर्ट सबमिट की गई, सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे मांगा था, वो सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की इकाई नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ही काले धन के इशू पर प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर SIT लगाया बनाने है। की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। सफाई पर ही सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। आपका नमामि कि आप किस गंगे तरीके फ्लॉप से काम कर रहे हैं आप। आपका नमामि गंगे फ्लॉप देश हुआ, की सर्वोच्च संस्था आपका ने आप स्वच्छता पर अभियान कांग्रेस फ्लॉप के हुआ, ऊपर होता है जनधन जिसने योजना इस देश फ्लॉप को हुआ। लूटा, सर, जिसने सुरेश इस जी। देश को रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर लंबे समय आपने तक भी राज कुछ की नहीं थी, न रोटी दिया, आईपी न सिंह जी कपड़ा दिया, न नहीं मकान सर, दिया। सवाल पानी मंगवाऊं क्या? नहीं, आईपी सिंह जी, सुरेश जी कुछ कह रहे हैं। जी सुरेश जी। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात कही, एक जाति की बात कही। जातिवादी समाजवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टियों की एक जात है, वो समाजवादी है। समाजवादियों की कोई जात नहीं, उनकी जात केवल एक है, और वो गर्व है हमको भी। समाजवादियों की जात केवल समाजवादी है, दूसरी कोई जाति नहीं होती। नंबर एक। नंबर 2, इनका जो आप पूछ रहे हैं उपलब्धि और भ्रष्टाचार जो कह रहे हैं, ये अभी कितना 2 महीना भी नहीं हुआ है, हिंदुस्तान के गृह मंत्री का चेहरा आपने अपने कैमरों में दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई नहीं बता पाया कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री का चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है। खूब चला चैनलों में, अखबारों में कि उनके बेटे को बुलाया गया, प्रधानमंत्री बेटे को बुलाकर कह रहा है तुमने कितना पैसा लिया है, उसको तुरंत वापस करो। आपने भी दिखाया, पूरे देश ने दिखाया। अब सुनिए ना, शांत रहिए भाई, अब सुनिए, पूरी बात सुनिए, वो पूरी बात सुनिनिए। भ्रष्टाचार, भाई अब शांत तो कराइए इनको। भ्रष्टाचार, ईमानदारी की इनकी ये परिधि है। अब इसको उसमें दायरे में लिया जाए, भ्रष्टाचार के दायरे में लिया जाए, ये बता भी नहीं पाए, अपनी बात को कह भी नहीं पाए। और ये साफ सबने पूछा कि भाई बता दो कौन सी बात थी, क्या बात थी, कौन सा कारण था। पूरा देश चिल्लाया, अपने ये भी नहीं बताया कि हमने क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई। उससे समाजवादी पार्टी 1 करोड़ गुना बेहतर है कि अगर हमारा कोई साथी गलती करता है, कहीं कर भी जाए, तो हम लोग कहते हैं तुम गलत हो, तुम अपने आप को ठीक करो, तुम्हारा चेहरा खराब है। लेकिन इनके अंदर ये भी हिम्मत नहीं है कि वो बता सके कि राजनाथ सिंह के क्या हाथ हुआ था, और तब से आज तक गृह मंत्री का चेहरा वैसे ही लटका हुआ है। क्यों नहीं खिल रहा चेहरा? यादव जी आज की बात करिए। 200 करोड़ रुपए का आरोप लगाया हेर फेर का। डॉक्टर शिवाकांत ओझा ने अपनी सरकार पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कल की बात मत करिए, आज की बात करिए। 200 बहादुरी की बात है ना, घोटाले की बात सुनिए, तो उसकी बात करिए। ये तो बहादुरी की बात है। डॉक्टर शिवाकांत और यादव सिंह की नियुक्ति 200 करोड़ रुपए लेकर हुई है। अब सुनिए, यादव सिंह जो भ्रष्टाचार का एक सिंबल है, उसकी नियुक्ति 200 करोड़ रुपए लेकर हुई है। ये भी आज की चर्चा नहीं है। दरअसल आज का मुद्दा जो है उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई, चर्चा ही कोई और होने लगी, चर्चा ही कोई और होने लगी ना। नेता सर छोड़िए ना उसका चर्चा। आईपी सिंह जी, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? हम किस मसले पर बैठे हैं? हम इस मसले पर बैठे ही नहीं है ना। क्यों नहीं करेंगे? यादव सिंह की बात आईपी सिंह जी सुन लीजिए, आईपी सिंह जी सुन लीजिए, आईपी सिंह जी सुन लीजिए। सर जल्दी में, वक्त नहीं है, जल्दी सर, जल्दी में। सवाल ये है कि यादव जी को ये बात, चलिए हम यही इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आईपी सिंह जी बोलते हैं। सर ये जो कह रहे हैं, ये आईपी सिंह जो कह रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर शिवाकांत ओझा ने जो चिट्ठी लिखी है, जो आप बता रहे हैं, ये तो स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारा मंत्री, हमारा साथी, हमने पहले कहा हमारा कार्यकर्ता कोई भी बात साफ साफ कहता है। गिरिराज सिंह कैबिनेट में बैठे हैं तो अभी तक नहीं चलिए, बता बहुत पाए बहुत कि शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप यादव जी, डॉक्टर सलन दीक्षित जी, सुरेश यादव जी, आईपी सिंह जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर जनता परिवार गोलबंद होने जा रहा है। लोगों के आरोप है, राजनीतिक दलों के, खास करके बीजेपी और कांग्रेस भी कह रही है कि परिवार तो कई बार गोलबंद हुआ, कई बार बिखरा। लेकिन अगर वाकई ये गोलबंदी सफल रही तो देश में एक नई पार्टी का उदय होगा, जिसमें नेताओं की कमी नहीं होगी, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं होगी। लेकिन क्या
देश को विचारधारा वाली पार्टी भी मिलेगी? गौर कीजिएगा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।